ये पीपीटी तो सिर्फ बात को थोड़ा समझने के लिए है बिंदुवार तरीके से। इससे सम्मानित मंच पर परम आदरणीय परमात्मानंद सरस्वती जी ने जो बात रखी, मैं बात का सिरा इस सभागार में वहीं से पकड़ना और बात को बढ़ाना चाहूंगा। जैसे संस्कृति का पर्याय शब्द अंग्रेजी में नहीं है। मैं जयपुर लिट फेस्ट में गया था, वहां पर एक सत्र का विषय ही उसमें संस्कार ऐसा था, मगर संस्कार के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलता। संस्कार क्या है? संस्कृति का आधार है। वो संस्कारा बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, मगर उसका पैरेलल शब्द, उसका अर्थ देने वाला, भाव को गुंजाने वाला शब्द नहीं है। और जब हम सस्टेनेबिलिटी की, डेवलपमेंट की, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी सांस्कृतिक संदर्भ में, तो उसकी जो इकाई है, उस संस्कार को मुझे लगता है पहले समझ लेना चाहिए। और जहां किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, परखा नहीं, जहां तक उसकी यात्रा नहीं रही, उस शब्द का भान उस समाज को नहीं होता। एक संस्कृति होती है, एक समाज होता है, वो कल्चर होता है। और वो ऐसा भी दावा करते हैं, एक टर्म है, यहाँ पे युवा बहुत सारे हैं, यू लिव्ड ओनली वंस, योलो मेंटेलिटी, तो जो करना है कर लो। होता होगा, उन्होंने जीवन को शायद ऐसे ही देखा होगा, मगर हमारे यहां जीवन को इस तरह से नहीं देखा गया। मैं क्योंकि पत्रकार हूं तो थोड़ा शब्दों के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करता हूं कि जिसने देखा नहीं, समझा नहीं, वो इस यात्रा को कैसे देखते हैं। हमारे यहां एक और शब्द है, उसका भी अनुवाद नहीं किया जा सकता, अनट्रांसलेटेबल है, वो है घी। घी तो हम सब जानते हैं, मगर घी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये वो नहीं जानते। बहुत हुआ तो उसे बटर ऑयल या फिर घी का घी ही कहते हैं। आप सोचिए कि ऐसा क्यों है कि एक शब्द वो रच नहीं पाए। क्योंकि जिन ठंडी जगहों की बात है, वहां मक्खन निकाल लिया तो ये बहुत हो गया और उसके आगे वो खराब नहीं होता, इसलिए उसे तपाना पड़ता है, सिझाना पड़ता है। उसे टिकाऊ बनाना है तो उसे तपाना पड़ेगा। ये हमारी दादी नानी जानती थी। तपाने से यात्रा लंबी हो जाती है, इसलिए उसको अग्नि से संस्कारित करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति की यात्रा भी है, अगर वो खराब नहीं हो, इसके लिए उसे तपाना पड़ेगा, इसके लिए उसे संस्कारित करना पड़ेगा। आपको हैरानी होगी, रूसी भाषा में पंखे के लिए कोई शब्द नहीं होता। वो बहुत हुआ तो वांतिलेतर बोलते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है कि पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिन्होंने वो आवश्यकता अनुभव नहीं करी, वो शब्द कहां से गढ़ेंगे। अभी मैं आज सुबह ही मैं लौटा हूं। मैं एक कार्य के सिलसिले में दूसरे राज्य में था, तो बहुत सारे रूसी लोग आए हुए थे। एक रूसी महिला से रेफ्रिजरेटर टूट गया, क्योंकि वर्ष 2023 में भी उसे रेफ्रिजरेटर चलाना नहीं आता था। तो एक समाज के तौर पर हमारे पास क्या थाती है, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते, मगर हमारे पास जो चीज है उनको किस रूप में देखा गया था और उसमें कैसे सबका भला छुपा हुआ है। मैंने शब्दों के माध्यम से की, मगर किसी संस्कृति का अगर कोई रूपक, मेटाफर, मूर्त स्वरूप अगर होता है तो उसकी धार्मिक संरचनाओं में वो दिखाई देता है। और भारत को अगर कहें तो एक बड़ी समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत को दर्शाता हुआ देश है। भारत में 20 लाख से अधिक मंदिर हैं। जब हम ह्यूमन वेलबींग की बात करते हैं, धार्मिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कुछ को बड़ा ये कम्युनल विचार लगता है, मगर ये कैसे सामाजिक है उसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बर्टन स्टीन ने 1960 में इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ मीडिएवल साउथ इंडियन टेम्पल नाम से एक मौलिक शोध पत्र लिखा था। और उसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ मायनों में तीर्थयात्रियों के साथ साथ जो पर्यटन है, देशाटन है,
वो समृद्ध आर्थिक विकास क्षेत्रों का व्यापक शोध करने के उपरांत ये उपजा है, कोई ऐसे अचानक हो रही चीज नहीं है। और इसने दिखाया है कि पूरे भारतीय इतिहास में मंदिर महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र थे। 1960 में अगर ये बात कही गई तो आज भारत में कैसे दिखती है? आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है, इससे विकास की गति बाधित हो जाएगी, शायद हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं उसमें कहीं पिछड़ जाएंगे। मगर कहानी यहां पर उल्टी है। जो आपको पट्टी पढ़ाते हैं वो कहानी उल्टी कैसे है कि मंदिर और उनसे जुड़े हुए जो पर्व हैं, मेले हैं, वो उस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करते हैं और साथ साथ लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी करते हैं। और यही कारण है कि इस देश की जीडीपी में मंदिरों की अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी है वो 2.5% के आसपास मंदिरों की भागीदारी प्रत्यक्ष तौर पर है। परोक्ष तौर पर नापेंगे तो मुझे लगता है नापी नहीं जा सकेगी। स्लाइड चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मंदिर आर्थिक गतिविधियों को कैसे चलाते हैं? चोल राज्य हमारे सामने है, वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। वृद्धीश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुर मंदिर, ये आपको अगर जब इनको सर्च करेंगे तो पता चलेगा सारी आर्थिक गतिविधियां मंदिर को आधार बनाकर ही रची गढ़ी जाती थी। नेक्स्ट। वस्तु विनिमय एक्सचेंज सोसाइटी में उसका केंद्र मंदिर होता था। व्यापार और वाणिज्य में, क्योंकि जब लोगों को मिलने के मौके मिलते हैं तो उसकी जगह वो भी मंदिर से बनती थी। साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की अगर हम बात करें, नालंदा हमारे सामने है, अंदर कितनी मंदिर रचनाएं थी, कितने मठ थे, कितने स्तूप थे, और साथ में ऐसा पुस्तकालय जो 6 महीने तक, सिर्फ जब उसे ध्वस्त किया गया तो 6 महीने तक पुस्तकालय ही जलता रहा। यानी ज्ञान का भी केंद्र था शिक्षा के केंद्र के साथ में। वो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी था उसमें, जैसे आजकल कहते हैं कि स्किल अप करना है समाज को, दक्षता देनी है, कौशल, उस कौशल के केंद्र भी मंदिर थे। और साथ में नैतिक शिक्षा, खुद को सही रखना है, ये यात्रा सही रखनी है तो दंड से नहीं धर्म दंड से सही रहेगी, ये बताने वाला भी मंदिर ही था। नेक्स्ट। पर्यावरण की बात, मैं इस देश में जितना भी बचपन से लेकर अब तक घूमा हूं, आपने भी शायद एक बात देखी होगी कि हम कहीं जाते हैं, तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर होता है। वो छोटा सा मंदिर क्या करता है? और राजस्थान में आप देखो, सर नाम लगता है, पहाड़ में चाल और खाल लगता है नाम के साथ, तालाब के साथ में एक छोटा सा मंदिर रहता है। मगर वो स्थान देवता वहां बैठा है तो उस जगह की पावनता वो जल की मलिनता को भी दूर करती है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है, उसके रक्षण का काम, समाज को उसके लिए जगाने का काम ये भी मंदिर ही करता था। बाड़ी और बगिया उसके साथ बनी होती है। हर मंदिर के साथ में एक बड़ी गोचर भूमि, राजा बहुत बहुत जमीन देते थे, वो गोचर भूमि पशुओं के लिए चारे की कमी ना हो, जिनके पास जमीन नहीं है वो वनोपज से काम चला सकें। ये सारी चिंताएं भी, हाशिए पे पड़े हुए लोगों की चिंता, हाशिए पर पड़ी हुई जमीन से मंदिर ही इसका प्रबंधन करता था। नेक्स्ट। स्पर्धा का केंद्र, हमने मंडन मिश्र और शंकराचार्य की बात सुनी है। सही और गलत में बिना मन में कड़वाहट पाले, सही चीज को ये समाज स्वीकार ले और जो गलत है उसका परिष्कार करे, उसका तिरस्कार ना करे, कड़वाहट पैदा ना होने दे, उसका केंद्र भी ये मंदिर ही थे। ये धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही था जिसमें मानवता की भलाई यानी ह्यूमन वेलबींग का प्रतिस्पर्धा केंद्र के तौर पर वो काम करते थे। बड़ी बड़ी खेल स्पर्धाएं, अभी आपने देखा जल्लीकट्टू पर जिस समय प्रतिबंध लगा, वो बैलों की प्रतियोगिता हो, नवयुवकों का दौड़ना हो, मंदिरों के बड़े बड़े जो प्रांगण हैं उनकी जगह है, वो ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देते हैं। नवयुवकों में खेल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पशुओं में अच्छे पशुओं की छटनी के लिए, फसलों के लिए अच्छे बीज बचाना, इस काम में भी ये धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाता रहा है।
कला, वास्तुकला, शिल्पकला, इन सब के ऐसे उत्तम उदाहरण जो दुनिया के 7 अजूबों में भी नहीं दिखते हैं और आज हमें देखते हैं, हम बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, उन सबको सहेजने का काम किसने किया? इस धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत सारी ऐसी कलाओं को संभालने का काम किया कि दुनिया का सबसे जो मजबूत पत्थरों में गिना जाता है ग्रेनाइट, उसकी एक के एक दूसरे में फंसी हुई चेन बना देनी है, सुई जैसे सुराख में से चलने वाली बॉल्स बनानी है, ये सारे बजने वाले स्तंभ बनाने हैं। ये भारत में अगर आप देखेंगे तो ये एक स्किल डेवलपमेंट के साथ ही विश्व को चुनौती भी है भारतीय मेधा की। उस मेधा को, उस चुनौती को गढ़ने का काम भी इस धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन। हम जानते हैं जब समाज पर कोई संकट आता है तो सरकारें कितनी भी साथ खड़ी हो ना खड़ी हो, मगर सरकार से बाहर भी जो असरकारी है वो ऐसा धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आता है। पुनर्वास की व्यवस्था करता है, लोगों के भोजन की व्यवस्था करता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर समाज सबल होकर खड़ा रहे, इसकी चिंता भी आध्यात्मिक तौर पर की जा सकती है। सरकारी और प्रशासनिक तौर पर सारे इंतजाम नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर वेलबींग की बात आती है तो ये इंफ्रा, ये बहुत ज़रूरी है जी। नेक्स्ट, सभ्यता संरक्षण। ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि भारत में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा भारी राशि खर्च हो रही है, और पिछले बजट के बाद मुझे याद है हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो बजट के बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, गांधी सर्किट, इन सब का जिक्र किया था। और 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, 51 शक्तिपीठ यात्रा, उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इनका उपयोग राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के साथ साथ आस्था के केंद्रों को जोड़ने के लिए किया गया है। यानी समाज को एक रखने का काम, उसकी आर्थिक गतिविधियों को पोषने का काम, वो काम भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कर रहा था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एनएसओ का जो 2022 का सर्वेक्षण था, उन्होंने बताया कि ये जो धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मंदिरों की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपए या करीब 40 अरब डॉलर की है। और हकीकत में अगर नापेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, फूल, तेल, दीपक, इत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, मूर्ति, तस्वीर, पूजा, अलग अलग आप गिनते जाएंगे, ये सूची बहुत बड़ी है। शायद उस सर्वेक्षण में ये सारी चीज़ें नापी नहीं गई हैं, मापी भी नहीं जा सकती हैं, मगर ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और जब हम चीज़ों का जीर्णोद्धार करते हैं तो एक टिकाऊ विकास की दृष्टि से चीज़ें कैसे बदलती हैं, मैं कुछ आंकड़ा रखता हूँ। जीर्णोद्धार से पहले काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में एक साल में करीब 80 लाख लोग आते थे, और पिछले वर्ष ये संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। यानी सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा, इस देश की प्रगति की गाथा लिखी जा रही है। केदार घाटी में पुनर्निर्माण जो कार्य पूरा हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो किसी भी आपदा का अवसर लेकर वो करते हैं। और वो काम होने से पहले सिर्फ 4-5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन किए थे, और अब उनकी संख्या मल्टीफोल्ड है। उसको अगर देखेंगे 80,000 तीर्थयात्री जो थे गुजरात में माँ कालिका के दर्शन के लिए पावागढ़ आते हैं। जीर्णोद्धार से पहले सिर्फ 4,000 से 5,000 आते थे, ये 80,000 हो गई है संख्या। यानी तीर्थ की तरफ आपके पांव बढ़ते हैं तो ये देश भी आगे बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। घरेलू यात्रियों के साथ ये एक बात है कि विदेशी आगंतुकों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। और जो डेटा को अगर हम देखें तो नए गंतव्य, नए ठिकाने जो हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ 100 करोड़ से अधिक घरेलू यात्राओं के साइन, संकेत हमें मिलते हैं। एनएसओ का ही एक आंकड़ा है, उसने बताया है कि धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले 55% हिंदू मध्य और छोटे आकार के होटलों में ठहरते हैं। धार्मिक यात्रा की लागत
2,500 से 3,000 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, और सामाजिक यात्रा की लागत जो है 1,000 रुपये से ऊपर है। यानी समाज में पूंजी का प्रवाह सबसे नीचे वर्ग से भी सुनिश्चित करने का काम ये आस्था करती है। उन लोगों को जो आस्था से संचालित हैं, आप ये नहीं मान सकते कि इनका इस देश के विकास में योगदान नहीं है। वो सूक्ष्म तौर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, और जिनकी किसी को चिंता नहीं है उसकी चिंता प्रभु करते हैं। ये प्रभु का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल दुनिया में एक अनूठा मॉडल है। तो मैं कुछ बातों के साथ ये अपनी बात को पूरा करूंगा कि हम टेंजिबल गोल्स उन्हीं को मानते हैं जो मूर्त रूप में हमारे सामने हमें हाल फिलहाल में दिख रहे हैं या मापे जा सकते हैं। मगर जो समझदार लोग हैं वो लंबी यात्रा में, जैसे जीवन की यात्रा के पुनर्चक्र चलते रहते हैं, उसी तरह विकास की यात्रा में भी अगर आपको टिकाऊ रहना है तो छोटी गिनतियों से आगे सबको जोड़ते हुए और समाज के, परिवेश के, राजनीति के सभी तंतुओं को जोड़ने के लिए, जिसमें पर्यावरण भी हो, अर्थव्यवस्था भी हो, खेल भी हो, सबको जोड़ने का काम वो सोच करती है। और हमारे मनीषियों ने, हमारी सभ्यता के संवाहकों ने एक ऐसा ताना बाना रचा है जिसमें मानवता के भले के लिए बहुत सूक्ष्मता से काम किया गया है। दुनिया के लिए ये सीखने की चीज़ है भारत से। धन्यवाद।